हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल करवाए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, आई होप कि कल जो संडे मिला था उसमें आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो एक बार सारे चैप्टर्स का जो भी हमने पढ़ाया प्रकाश के बारे में वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी भी गोले का भाग होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण, है ना। तो कोई भी गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है ना। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो लोग पिछले वीडियो भी देख कर आएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो आप लोग देखिए, हमने विद्युत धारा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कराया है। इस समय हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाश के बाद हम लोग चुंबकीय वाला चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। हमने पहले भी कहा है कि हम इस सीरीज जो चला रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की, तो इसमें हम पहले फिजिक्स सारी कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग मैथ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैथ भी हम आपकी पूरी पढ़ाएंगे, बस अपना सपोर्ट बना कर रखिए दोस्तों। ठीक है, अगर आवाज़ स्लो आ रही है, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तो आप लोग आवाज़ बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। ठीक है, समतल दर्पण इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण या फिर स्फेरिकल मिरर बोला जाता है इंग्लिश में। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी भी गोले का भाग होता है। अगर यहाँ पर हम लोग एक गोलीय दर्पण ले लें, ये क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। ये एक क्या है? किसी भी गोले का भाग है और इसको हम लोग बीच से काट दें। ठीक है, कहाँ से काट दें? बीच से। देखिएगा सही से, इसको हम केंद्र मान लेंगे। क्या मान लेंगे? केंद्र। ठीक है, सेंटर हो जाएगा और ये इसकी हो जाएगी रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको बीच से काट दें, कहाँ से काट दें? बीच से इसको हम कट कर दें, तो यहाँ से दो दर्पण निकलेंगे। पहला दर्पण कैसा होगा? एक इस प्रकार का दर्पण निकलेगा और एक इस प्रकार का दर्पण निकलेगा। ठीक है, और इस दर्पण पर अगर हम लोग क्या कर दें? पॉलिश कर दें, है ना। क्या कर दें? पॉलिश। तो अगर हम लोग दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं, कहाँ पर पॉलिश करते हैं? दबे हुए भाग पर। अगर हम लोग दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं तो इसको बोला जाता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं इसको? उत्तल दर्पण। ठीक है, इसकी परिभाषा भी यही होती है कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी? उत्तल दर्पण की परिभाषा, एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है या फिर कलाई होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कलाई। अगर आप लोग घर पर शीशा देखेंगे जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं हाथ में लेकर के, उसको अगर आप लोग निकालेंगे तो देखेंगे उसके पीछे पॉलिश होती है ना, कलाई होती है। रेड कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, किसी भी कलर की हो सकती है। ठीक है, तो उसके पीछे क्या होती है? पॉलिश होती है, कलाई होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कलाई यानी कि पॉलिश बोला जाता है। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है तथा उभरे हुए पृष्ठ से, ये क्या हो जाएगा? इसका उभरा हुआ पृष्ठ, इसके उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलाई तथा उभरे हुए पृष्ठ से क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा कौन सा दर्पण? अगर इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई कर दें, किस पृष्ठ पर? उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई कर दें, तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन जाता है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की अगर कोई परिभाषा पूछे तो क्या बोलेंगे आप लोग? एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है तथा दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल अवतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है तथा दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है तथा उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। और इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते थे कॉन्वेक्स मिरर और इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण और इसको अवतल दर्पण। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर? अब हम लोग कुछ इसकी टर्म्स होती हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे।
है ना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल 3 नंबर का आता है, चाहे क्लास 10th हो चाहे फिर 12th हो, है ना। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले करना क्या है यहाँ पर। देखिएगा अवतल या फिर उत्तल जो भी देखना हो, है ना, दर्पण से संबंधित तथ्य, ठीक है, या बिंदु। कौन कौन से बिंदु हो जाएंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे अगर कोई भी दर्पण है, जैसे कि हम अवतल दर्पण अगर ले लें, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। अभी हमने बताया कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है तथा दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है। तो जो यहाँ पर इसको माना जाता है M1, इसको माना जाता है M2। M1 M2 को बोला जाता है द्वारक। क्या बोलते हैं M1 M2 को? इसको बोला जाता है द्वारक, दर्पण का द्वारक बोला जाता है। तो M1 M2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दर्पण के द्वारक हो जाएंगे, ठीक है। M1 और M2 क्या है, दर्पण के द्वारक है, ठीक है। अगर हम लोग इसके एक मुख्य अक्ष के इसके समांतर एक रेखा जाती है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? मुख्य अक्ष बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मेन एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मेन एक्सिस बोला जाता है इसको, ठीक है। जहां पर ये दर्पण से टकराती, इसी को हम लोग ध्रुव या फिर पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव या फिर पोल। ये P क्या है? ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? P, ध्रुव यानी कि पोल, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तब भी आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, M1 M2 क्या हो जाएगा? M1 M2 दर्पण के द्वारक हो जाएंगे। P क्या है? ध्रुव यानी कि पोल है। फिर हमने क्या देखा, जो इसके हमने बीच से एक रेखा डाली है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजें, या फिर इसके पहले इसके पहले आप लोग ये समझिए कि इस दर्पण को हम जहां से काट के लाएं, जैसे यहाँ से काट के लाएं, तो ये इसका क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। क्योंकि पूरा गोला बनाएंगे तो इसमें एक केंद्र होगा। इसको हम लोग C से लिखेंगे। इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। C क्या हो जाता है? वक्रता केंद्र। C को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि सेंटर से पोल तक की दूरी को हम लोग R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? R से। R को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे R को? वक्रता त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। C क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने क्या बताया कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कहाँ आती है? मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। इसको हम लिखाएंगे बाद में, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो हमेशा कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो ये क्या हो जाएगा? फोकस। फोकस जो होता है, ये जो फोकस होता है, ये फोकस फोकस जो होता है वो वक्रता केंद्र और पोल के बीच में होता है। कहाँ पर होता है? C और P के बीच में, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या पाया जाता है? फोकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फोकस। और इसी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। एक बार अच्छे से समझिए और साथ में बनाते चलिए, ठीक है। ठीक से समझिए और ठीक से इसको बनाते चलिए। रफली डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, है ना। तो F क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। इन बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके हम लोग न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते, ठीक है। इन अगर पॉइंट्स के बारे में नहीं पता है आप लोगों को, क्या मतलब F क्या है, R क्या है, C क्या है, U क्या है, V क्या है ना, इन सब चीजों के बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे दर्पण के, तो न्यूमेरिकल हम लोगों से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझिए। F क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, सबसे पहले हमने बताया कि अगर ये हमारा कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। इसके जो मेन यहाँ पर जो दो बिंदु हैं M1 और M2, इस M1 और M2 को दर्पण के द्वारक या दर्पण का द्वारक बोला जाता है। फिर हमने कहा अगर इसके बीचों बीच से दर्पण की एक रेखा खींच दें
तो इसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। यहाँ पर जहाँ पर ये टकराती है तो इसको क्या बोलते हैं? पोल यानी ध्रुव। जो ये रेखा है इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। फिर हमने बताया इसका एक सेंटर होगा, क्योंकि हमने इसको गोले से काट के निकाला है। गोले में सेंटर होता है, केंद्र होता है। इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, सेंटर को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग आर से लिखते हैं। आर क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। फिर हमने क्या देखा? वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच में जो स्थान होता है उसको हम लोग फोकस बिंदु बोलते हैं। और फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है या फिर फोकल लेंथ बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अगर कोई वस्तु यहाँ पर रख दी जाए, ला करके कहाँ पर रख दी जाए? यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? कोई वस्तु है। ठीक है, तो इसको वस्तु को लिखा जाता है ओ से। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। ओ क्या है? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु बोलेंगे हम लोग इसको। देखिए आप लोग, ब्लैक से नहीं, ब्लू से लिख देते हैं, है ना। वो क्या है? वस्तु। क्या हो जाएगी? वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा सही से, इस वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को यू से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? यू से। वस्तु से दर्पण तक की दूरी या फिर ध्रुव तक की दूरी को किससे लिखा जाता है? यू से। तो यू क्या हो जाएगी? कुछ लोग ऐसे सिंपल वर्ड में बोल देते हैं वस्तु की दूरी। सही है ना, वो भी वस्तु की दूरी बोलो, या फिर वस्तु से ध्रुव तक की दूरी। क्या बोलेंगे? वस्तु से ध्रुव तक की दूरी। ठीक है, वस्तु से कहाँ तक की दूरी? ध्रुव तक की दूरी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यू से। अब आप लोगों को पता है कि जो है हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। कितने किरणों की आवश्यकता होती है? दो किरणों की। तो पहली किरण तो ये होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। दूसरी हम लोग कहाँ से भेजेंगे? वक्रता केंद्र से। जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण सदैव उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, और जहां पर ये टकराएंगे वहीं पर इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो ये इसका क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। जो यहाँ पर बना ये क्या हो जाएगा? इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? आई से। प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं? आई से। और प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी या ध्रुव तक की दूरी को v से लिखा जाता है। तो हमने क्या बताया कि I क्या हो जाएगा? I है प्रतिबिंब। क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। इमेज यानी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? इमेज यानी प्रतिबिंब। और उसके बाद v क्या है? v हो जाएगी प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब क्या लिखेंगे इसको? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी। कहाँ तक की दूरी? ध्रुव तक की दूरी। ठीक है, तो v क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? यहाँ पर सारी टर्म्स हमने समझ ली हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि m1 m2 क्या है? दर्पण के द्वारक हैं। c क्या है? वक्रता केंद्र है। और r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को r से लिखा जाता है, इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। f क्या है? फोकस दूरी। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच में जो स्थान होता है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। o क्या हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी। वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है। I क्या है? प्रतिबिंब यानी इमेज है। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में कि कब कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ाया आप लोगों को कि अगर हमारे पास क्या है, ये एक हो जाएगा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, है ना, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। उसमें हमने सबसे पहले बताया ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव हो जाएगा, m1 m2 इसके क्या है? द्वारक है। ठीक है, कोई वस्तु अगर यहाँ पर रखी है, ठीक है, कहाँ रखी है? यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर बताया था क्या हो जाएगा इसका? सेंटर यानी हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी किरण, तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। कहाँ से गुजरेगी?
अभी हमने बता दिया तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस यानी कि आर। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो जो वक्रता केंद्र से किरण जाती है वो उसी मार्ग पर वापस हो जाती है, जहां पर ये दोनों लोग टकराते हैं वहीं पर इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को u से और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। ठीक है, फिर अब हम इसमें चिन्ह परिपाटी में क्या देखेंगे, जितनी भी किरण, देखिए समझिए, अगर किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, तो किरण के सामने जितनी चीजें पड़ेंगी वो हो जाएंगी पॉजिटिव। क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। जितनी भी चीजें, किरण अगर ऐसे जा रही है, इसके सामने जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और जितनी भी चीजें इसके पीछे पड़ेंगी वो हो जाएंगी निगेटिव। ठीक है, तो अगर कोई किरण सामने ऐसे जा रही है तो इसके सामने यहाँ पर जितनी चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, प्लस की यानी पॉजिटिव हो जाएंगी। जितनी भी चीजें इसके पीछे रह जाएंगी इस तरफ, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे इसके पहला केस हमने बता दिया कि जितनी भी चीजें किरण के सामने होती है पॉजिटिव, जितनी भी चीजें पीछे होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, दूसरा क्या समझेंगे, अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा, नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा बन, जैसे यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा, या फिर इस प्रकार से हम यहाँ पर बता दें आप लोगों को, ऊपर की जितनी चीजें होंगी, ऊपर की जितनी चीजें होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, जितनी चीजें नीचे होंगी वो क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। इस प्रकार से समझ लीजिए, ज्यादा समझ में आ जाएगा ना। हमने दो चीजें बताई यहाँ पर, पहला कि जितनी भी चीजें किरण के सामने पड़ेंगी पॉजिटिव, जितनी भी चीजें किरण के पीछे पड़ेंगी निगेटिव। उसके बाद हमने क्या देखा, जितनी चीजें ऊपर रहेंगी पॉजिटिव, जितनी चीजें नीचे रहेंगी वो निगेटिव। ठीक है, अब हम आप लोगों को दर्पण के तरीके से बता देते हैं कि अगर अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण के केस में ज्यादातर, ज्यादातर का मतलब क्या हो गया, u का मान निगेटिव होता है। क्या होता है, u का मान निगेटिव, f का मान निगेटिव होता है। ठीक है, और u का मान निगेटिव होता है। ठीक है, कभी कुछ अपवाद के केस में हो सकता है, लेकिन नहीं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल करना है तो इन सब चीजों पर कमांड बनानी पड़ेगी। u का मान निगेटिव, f का मान निगेटिव, और u और v है ना, v लिखना चाहिए था यहाँ पर, v का मान भी क्या होता है, निगेटिव, लेकिन कभी कभी v का मान पॉजिटिव भी हो जाता है। ठीक है, हम इसकी 6 स्थितियां पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग, आज तो इसकी सिर्फ चिन्ह परिपाटी देखेंगे, है ना। कल के केस में हम इसको पढ़ाएंगे जब, तो बताएंगे इसकी जो है स्थितियां होती हैं 6, जब वहां पर देखेंगे कि इसका जो लास्ट केस होता है उसमें पॉजिटिव हो जाता है v का मान। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि u निगेटिव, f निगेटिव और v भी निगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण कौन सा है, अवतल है, कौन सा दर्पण है, उत्तल है, सॉरी ना, उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है, u का मान निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और f का मान क्या हो जाता है, f का मान भी, f का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, और v का मान भी पॉजिटिव होता है। यानी कहना हम चाह रहे हैं कि अवतल दर्पण में सारे मान निगेटिव, लेकिन कभी कभी कुछ केस में पॉजिटिव होता है v का मान, है। उत्तल दर्पण में u का मान निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। ये हमेशा हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, अगर प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है, जो हमारा प्रतिबिंब है, ये वास्तविक है, या फिर इस प्रकार समझ लीजिए, प्रतिबिंब जो है v जो होता है वो प्रतिबिंब को दिखाता है। अगर v का मान निगेटिव आया है, कैसा आया है, निगेटिव, तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा, और वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। ठीक है, लेकिन अगर v का मान पॉजिटिव आया है, कैसा आया है, पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा, और आभासी होगा, वर्चुअल इमेज बनाएगी। कैसी इमेज बनाएगी, आभासी। हमने क्या बताया, पहला हमने बताया कि अगर v का मान क्या है, निगेटिव है, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अगर v का मान पॉजिटिव है तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब एक केस यहाँ पर और बच जाता है m के बारे में, जिसको हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आवर्धन क्षमता, या फिर जब पढ़ाएंगे तो वहीं पर बता देंगे, या फिर यहीं पर लिख लो। आवर्धन क्षमता क्या होती है, अगर m का मान, अच्छा m होता क्या है, कोई कितने गुना बोल रहा है, गुना या फिर मल्टीपल, है ना,
वहीं पर वही m होता है। जैसे हमने कहा कोई प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना बन रहा है तो m बराबर 3। अगर वास्तविक है, क्या है, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब है तो m हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब है, कैसा प्रतिबिंब है, आभासी, तो m का मान हो जाता है पॉजिटिव। यानी कि अगर समझ में नहीं आया फिर से समझिए। हमने कहा कि m क्या होता है, अगर हम लोग सवाल में जानना चाहें कि m क्या है, तो m अगर कहे वस्तु का प्रतिबिंब इतने गुना बनता है, तो गुना अगर शब्द आ जाए तो वो m होता है, ठीक है। m क्या है, आवर्धन क्षमता, हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। वास्तविक अगर है m का, अगर कहे कि प्रतिबिंब वास्तविक है तो m का मान निगेटिव लिया जाएगा। अगर कहे प्रतिबिंब आभासी है तो m का मान पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। बाकी हमने आज पढ़ लिया है, इतनी सारी चीजें है ना, हम लोग इसके जल्द से जल्द सवाल करने वाले हैं। कल हम लोग पढ़ लेंगे उत्तल और अवतल दर्पण की स्थितियां, ठीक है। स्थितियां पढ़ने के बाद फिर हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नोट्स अच्छे से बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए आवाज स्लो आ रही होगी, आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना सपोर्ट बना के रखिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में।